सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें आज हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो रक्त परिसंचरण तंत्र के ब्लड से संबंधित है, रक्त से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, मैंने कल आपको हार्ट से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करवाया था और साथ ही क्वेश्चंस के 4 विकल्प में से सही उत्तर चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर भी मैंने नीचे प्रोवाइड किया था। यह आपकी सुविधा के लिए दिया जाता है ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल करें और उसका आंसर से मिलान करके सेटिस्फाइड हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम आज लेकर आए हैं रक्त पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा थ्योरी नहीं पढ़ा, अगर आपने ब्लड के बारे में नहीं जाना तो यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है। बट अगर आप पहले के हमारे 2-3 वीडियो को देखें रक्त परिसंचरण तंत्र पर आधारित, तो यह आपको लगेगा जैसे बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ लगेगी। आप उसे देखेंगे। मैंने प्रत्येक चैप्टर अभी तक 3 चैप्टर बोले तो साइटोलॉजी, बोले तो एंडोक्राइनोलॉजी, बोले तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताया और तीनों के 3 प्रकार के वीडियो मैंने दिए हैं। पहला कोशिका विज्ञान, उस पर मैंने दिए हैं आपको पूरी जानकारी। उसके बाद दिया है 1 लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद दिया है आपको ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार को मैंने अपनाया है अपने नेक्स्ट वीडियो में अंतःस्रावी विज्ञान में, अंतःस्रावी तंत्र में, अंतःस्रावी ग्रंथि में, और उसी परिपाटी पर आज हम चले हैं। इसको भी लेकर के, इस तंत्र को भी लेकर के नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र, बोले तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, समय को ज़्यादा न घिसते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि ब्लड पर आधारित है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? उत्तक बोले तो टिश्यू। तो फ्रेंड्स, रक्त एक संयोजी प्रकार का उत्तक है। मैंने आपको बताया था कि रक्त क्या है, तो रक्त उत्तक है। और रक्त किस प्रकार का उत्तक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे संयोजी उत्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, रक्त के पीएच का मान कितना होता है? फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे 7.4 होता है रक्त के पीएच का मान। पीएच हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से संबंधित है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि जल उदासीन होता है जिसके पीएच का मान 7.0 होता है। तो चलें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य का रक्त कैसा होता है? फ्रेंड्स, मैंने बताया कि मनुष्य का रंग क्षारीय होता है, बोले तो अल्कलाइन होता है। क्यों? क्योंकि 7 जो हमारा पीएच मान होता है इससे ऊपर जाने पर क्षारीय होता है, इसके नीचे जाने पर अम्लीय होता है। तो रक्त के पीएच का मान 7.4 है, इसलिए आप याद रखेंगे रक्त क्षारीय होता है, रक्त अल्कलाइन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि प्लाज्मा में प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं वे मुख्य रूप से फाइब्रिनोजीन होते हैं। आपने जाना कि फाइब्रिनोजीन रक्त का थक्का बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह
एक प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर रक्त की बात की जाए तो रक्त के बारे में हम लोग जानते हैं कि रक्त का रंग लाल होता है। बट कॉकरोच के बारे में बताया जाए तो उसमें उत्तक द्रव को अगर हम रक्त माने तो उसका रंग सफ़ेद होता है फ्रेंड्स। और आप कहेंगे सर ये सफ़ेद क्यों होता है? तो आप याद रखेंगे कि वहाँ हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, बट हीमोसाइनिन पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तिलचट्टे के रक्त में या बोले तो उत्तक द्रव में, टिश्यू फ्लूइड में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे हीमोसाइनिन पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता? फ्रेंड्स बात हो रही है प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन की जहाँ तक बात है, यह लाल रक्त कण बोले तो आरबीसी में पाया जाता। हीमोग्लोबिन के काम की बात करें तो यह ऑक्सीजन के साथ बंधन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कहाँ? तो हमारे फेफड़ा में, और इसे कोशिकाओं तक पहुंचाता है। वहाँ अपना संबंध हीमोग्लोबिन से तोड़ देता है, पुनः अपना संबंध आंशिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाता है और कहलाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पुनः यह फेफड़ों में पहुंचता है, अपना संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से तोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है और यह हीमोग्लोबिन पुनः फ्री हो जाता है ऑक्सीजन के नए अणुओं के साथ संयोग करने के लिए, बोले तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। इस प्रकार से बोले तो आरबीसी का मुख्य कार्य अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगर दोनों को मिला दें तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करना और आंशिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांशतः परिवहन ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त के मुख्य क्या कार्य हैं? फ्रेंड्स तो मैंने बताया था कि रक्त में अनेक प्रकार की हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, पोषक तत्व आदि मिले होते हैं, जिनका इनके साथ साथ पूरे शरीर में परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, रक्त के कितने घटक होते हैं? फ्रेंड्स तो आप याद रखेंगे कि रक्त के 3 घटक होते हैं। जी नहीं, रक्त के 2 घटक होते हैं फ्रेंड्स, और ये 2 घटक हैं प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। लेकिन यहाँ एक यह भी दे रखा है जल, तो जल प्लाज्मा में मिलता है, 90% भाग प्लाज्मा का जल होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। राइट फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है फ्रेंड्स। पूछता है कि श्वेत रक्त कणों का ब्लड में मुख्य रूप से क्या काम है। तो हमारा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से संघर्ष करना। अर्थात कुछ प्रतिरक्षण की बातें होती है तो डब्ल्यूबीसी के साथ होती है। शरीर के प्रहरी का अगर बात होती है, बॉडी गार्ड ऑफ द ब्लड, बॉडी गार्ड ऑफ आवर बॉडी, तो फिर डब्ल्यूबीसी की बात होती है। ल्यूकोप्लास्ट की बात होती है तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोप्लास्ट के रूप में भी जाना जाता है। और यह हमारे शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से निदान दिलाता है। अगर शरीर पर इनका अटैक होता है तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी उनसे मुकाबला करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, और सबसे बड़ा श्वेत रक्ताणु है बोले तो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं। डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक को ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, दूसरे को ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु एक केंद्रकाणु मोनोसाइट है। मोनोसाइट इज ए टाइप ऑफ WBC which is the most largest WBC, most largest type of WBC। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि WBC बाहर से प्रवेश करने वाले किसी भी प्रकार के पदार्थ के साथ संघर्ष करते हैं और या तो स्वयं हार जाते हैं या उनको हरा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिम्फोसाइट की बात हो रही है जो रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करते हैं, अर्थात रोगों से लड़ने वाले WBC हैं। रोग प्रतिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं, रोग प्रतिकारक विषाणु हो सकते हैं। तो रोग को उत्पन्न करने वालों से हमारा जो लिम्फोसाइट है वह क्या करता है, लड़ने का काम करता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट पर प्रतिक्रिया करके शरीर की रक्षा प्रणाली को बोले तो इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देती है, जिसके कारण हम अगर किसी भी रोग से ग्रसित होते हैं तो उसके से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं रहती है। एड्स के बारे में फ्रेंड्स बात करें तो यह कोरोना वायरस के पहले संपूर्ण विश्व को जैसे लगता था कि एक दानव की तरह से निकल जाने वाली बीमारी है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह HIV वायरस के कारण होता है। कहते हैं कि यह भी अफ्रीका के जंगल के बंदरों से आया हुआ डिजीज है, जो किसी समय और अभी भी मानव जाति को विभिन्न तरह के खतरों से उबरने के लिए निजात नहीं दे रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने जाना एड्स के बारे में और एड्स के बारे में आप जानेंगे। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात होती है एड्स से बचाव के लिए कि ऐसे व्यक्ति के रक्त का संपर्क स्वस्थ व्यक्ति के रक्त से
किसी भी प्रकार से न होना चाहिए, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जब एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को किसी स्थिति में दिया जाता है तो। नंबर 2, ऐसे रेजर का प्रयोग नहीं करना जिससे एड्स के विषाणु एक से दूसरे में जाते हैं। तीसरा है कि अन्य प्रकार के दूषित यौन संबंध से मुख्य रूप से यह बीमारी का एक से दूसरे में फैलाव होता है। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी थी एड्स के संबंध में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये घटक हैं उपरोक्त सभी। प्रोटीन पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया। फाइब्रिनोजिन पाए जाते हैं, गैसेस पाई जाती है, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारा रक्त में एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ कहलाता है। फ्रेंड्स, यह तरल पदार्थ प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ तक संगठित संरचनाओं की बात है तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट हैं। रक्त समूह की बात है, ब्लड ग्रुप मैं बताऊंगा। रक्त समूह ए, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ, रक्त समूह बी, ये सारे ब्लड ग्रुप होते हैं मनुष्य में। और डी है रक्त स्कंदन, बोले तो रक्त का जमना, रक्त का थक्का बनना। तो हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ प्लाज्मा कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है। फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है। प्लाज्मा का रंग बिलिरुबिन के कारण पीला होता है। पौधे का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण लाल रंग का होता है। और फ्रेंड्स, बोले तो टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण होता है। बोले तो फूलों और बीजों का रंग फ्रेंड्स किसके कारण होता है, जरा याद करें पिछले वीडियो को देख करके, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। चलिए, मैंने बहुत सारी जानकारी दी, आशा है आप इसे नोट करते होंगे, पढ़ते होंगे, आगे भविष्य के लिए आपको काम देगा। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रक्त में हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का कितना प्रतिशत बनाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा हमारे रक्त का 55% भाग बनाता है। फ्रेंड्स, हम तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त कोशिकाएं रक्त के आयतन का कितना प्रतिशत भाग बनाता है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 45% बनाते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन नंबर है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। बोले तो लोहा की कमी से शरीर में एनीमिया हो जाता है। बोले तो आरबीसी की कमी से शरीर में एनीमिया हो जाता है। और मैग्नीशियम की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आप यह भी याद रखें कि अगर मनुष्य की बात हो तो मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। अगर पौधे के कोशिका की बात हो, पौधे की बात हो, तो उसके क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे कि क्वेश्चन नंबर 22,
WBC को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त विमाणु की बात हो रही है फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो प्लेटलेट्स को हम जानते हैं कि किस नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा आपको क्वेश्चन नंबर 23 का थ्रोम्बोसाइट्स। मैंने बताया है अपने पहले वीडियो में कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, ब्लड प्लेटलेट्स को किस और नाम से जाना जाता है? मैंने पहले बताया, अभी बताया, पहले भी बताया हूँ, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आपका जो ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि तीनों के तीनों नाम आपके ऑप्शंस के जो दिए हुए हैं वे ब्लड प्लेटलेट से तालमेल नहीं खाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रक्त कोशिकाओं का सबसे अधिक भाग कौन रक्त कोशिका बनाती है? फ्रेंड्स मैंने बताया कि लाल रक्त कोशिका बोले तो आरबीसी, बोले तो एरिथ्रोसाइट, रक्त के कोशिकाओं का सबसे अधिक भाग बोले तो 90% बनाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लाल रक्त कोशिकाओं को और किस रूप में भी जाना जाता है? फ्रेंड्स मैंने अभी बताया, इसे एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यह भी ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, यह भी ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है, यह भी ठीक है। उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है? फ्रेंड्स तो 2 भागों में बांटा गया है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को WBC को एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरे को कहते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। हमारे पहले वीडियो में आप इसे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, और यह लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 120 दिन का होता है, लेकिन आपको ऑप्शन दे रखा है 100 से 120 डेज, यह राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी किस में बनती है? फ्रेंड्स बहुत बार यह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीसी का निर्माण होता है फ्रेंड्स किसमें? लाल अस्थि मज्जा, बोले तो रेड बोन मैरो। अगर लाल रुधिर कणिकाओं के कब्रिस्तान की बात की जाए, उसके ब्लड बैंक की बात की जाए, तो दोनों का आंसर होगा प्लीहा। अंग्रेजी में बोले तो स्प्लीन। तो स्प्लीन हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और इसे रक्त का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया हो जाती है। मैंने कल बताया था कि आरबीसी का बढ़ना यह भी अच्छा नहीं है, आरबीसी का घटना
यह भी अच्छा नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं कि आरबीसी के घटने से कौन सी स्थिति बन जाती है फ्रेंड्स, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, रक्तअल्पता की बीमारी हो जाती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हेमोफीलिया के बारे में मैंने बताया था कि यह एक आनुवांशिक रोग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हेमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि हेमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं बोले तो आरबीसी में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन का संबंध ऑक्सीजन के परिवहन से है। हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, आप इसे भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। रक्त में हेमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण है, प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स। मैंने बताया यहाँ लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। रक्त के आरबीसी में हेमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, और हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है रक्त धारा में ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन, जैसा मैंने पहले बताया। और चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हेमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। मैंने पहले भी बताया क्वेश्चन वही है, बट आंसर आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने बताया कि हेमोग्लोबिन अधिकतम बंधुता पूछता है, मैक्सिमम तो ऑक्सीजन के लिए होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है कि नाइट्रोजन के लिए होता है। तो फ्रेंड्स हेमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, और इसे आप सही करके पढ़ेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जबकि आंसर शीट में आपको इसका आंसर सी दे दिया गया है, इसलिए आप सुधार करके पढ़ेंगे। सुधार कर लें और फिर इसे पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने के कगार पर हूँ। आशा है कि आप पूर्व की भांति हमारे इस वीडियो को भी अच्छे ढंग से देखेंगे और साथ ही मुझे उत्साहित करेंगे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो चलिए गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।